हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, इस वाले को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इससे पहले हम लोग देखा था कि एल्गोरिदम अगर हमारे पास कुछ दिया रहे तो उसको हम लोग, अगर वो रिकर्सिव है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकरेंस रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसको सॉल्व करने का। तो आज हम लोग यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग अपना इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो चीज़ें दी हुई थी, एक होता है बेस कंडीशन और एक होता है हमारे पास कि किस तरीके से रिकरेंस रिलेशन चल रहा है। तो जैसे हमारे पास चल रहे होते हैं ना, जैसे ये अगर n ग्रेटर देन 0 है तो ये चीज़ चलेगा बार बार, और अगर कोई अदरवाइज कंडीशन है तो t ऑफ n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। तो हम लोग ये वाली चीज़ को लेते हैं जो रिकरेंस हमारा चीज़ है। ठीक है, मतलब जहाँ पे t ऑफ n की वैल्यू दी है, बेस कंडीशन हमारा ये एंकर कंडीशन को पहले नहीं लेते, इससे स्टार्ट करते हैं, इस वाले से। तो हमने ये लिखा, अब पैटर्न समझो, t ऑफ n हम लोग निकालना चाहते हैं लेकिन t ऑफ n निकालने के लिए हमें क्या बोल रहा है कि t ऑफ n माइनस 1 को कॉल करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे ईजी मेथड होता है, लेकिन सब दिक्कत ये है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो क्या है ना, t ऑफ n को निकालने के लिए t ऑफ n माइनस 1 निकालने बोल रहा है, तो एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, t ऑफ n माइनस 1 निकाल देते हैं। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, पुट कर दो n की जगह पे n माइनस 1 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये t ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू 3t n इंटू n माइनस 1। देखो n की जगह पे हम लोग लिखेंगे n माइनस 1। ठीक है, और ये वाला माइनस 1। ठीक है, ये वाला माइनस 1 यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 2। ठीक है ना, n माइनस 2 होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग t ऑफ n माइनस 1, जैसे ही t ऑफ n निकाले तो ये बोला t ऑफ n माइनस 1 निकालो। अब t ऑफ n माइनस 1 निकाले तो ये बोल रहे t ऑफ n माइनस 2 निकालो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक और बार के लिए t ऑफ n माइनस 2 भी निकाल लेते हैं। तो t ऑफ n माइनस 2 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं n की जगह पे n माइनस 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो सबको हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इक्वेशन 1 में ही पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t ऑफ n माइनस 2। ठीक है, ये जो हम लोग n के जगह पे n माइनस 2 लेके जा रहे हैं, पुट कर रहे हैं, वो इसी इक्वेशन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में तो n के जगह हमने n माइनस 2 पुट किया। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 3 इंटू टी n माइनस 1 की जगह हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 2। n की जगह हम लोग n की जगह n माइनस 2, तो n की जगह n माइनस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 3। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे n माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, n माइनस 2 निकालने गए तो n माइनस 3 निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बस 1 से 2 बार, एक बार नहीं मतलब 2 से 3 बार ही निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने निकाल लिया, अब यहाँ पे आगे सब्स्टिट्यूशन की बारी। अब लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, हमारा जो मेन इक्वेशन है ना, जो निकालना है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मेन इक्वेशन को। सो यहाँ पे लिख देते हैं t ऑफ n। आप लोग पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इन इक्वेशन 1। एग्जाम में अच्छा लगता है थोड़ा, और कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग समझते हैं, पहले लैंग्वेज वगैरह आप अपने से भी देख सकते हो। तो t ऑफ n को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। t ऑफ n क्या है हमारा, 3t n माइनस 1, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। और अब हमें पता है हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू टी ऑफ n की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे पता है ये है, तो इस वाले की जगह हम लोग ये वाली पूरी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं 3 इंटू टी n माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 9 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक तरीका होता है। देखो हम लोग ऐसा नहीं कि रिकरेंस रिलेशन पढ़ रहे तो नहीं लिखेंगे, पूरा डीएसए में ही ना हम लोग इस तरीके से काम करने वाले पूरी है। जितनी भी चैप्टर्स पढ़ेंगे कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो डायरेक्ट ऐड करके नहीं लिख सकते, हमें पता है होता है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। इसको लिखने का रीज़न ये है ना कि हमें पैटर्न पता चलेगा कि हाँ पहले ज़रूर 3 है तो सेकेंड इटरेशन में 3 का स्क्वायर हुआ, इस तरीके से कि अगर 3 लिख दिए, 9 लिख दिए, छोटे छोटे नंबर के लिए तो फिर भी समझ में आ जाएगा, बड़े नंबर के लिए नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका तरीका होता है 3 स्क्वायर और n माइनस 2 लिख दिए। अब देखो हमारे पास हमें क्या पता है, t ऑफ n माइनस 2 की वैल्यू भी पता है, यहाँ से t ऑफ n माइनस 2 की वैल्यू ये वाली है, तो इस वाले की जगह पे हम लोग इसको लिख देंगे। सो 3 स्क्वायर और t ऑफ n माइनस 2 की जगह पे 3t n माइनस 3 लिख दिया। अब जैसे ही इसको लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 3 यानी कि 3 का क्यूब t ऑफ n माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रहा है कि जब हम लोगों ने t ऑफ n माइनस 2 के लिए देखा तो क्या था हमारे पास, 3 स्क्वायर t n माइनस 2।
थर्ड के लिए हमने किया तो 3 का क्यूब टी ऑफ n-3। तो इस तरीके से अगर हम लोग इस चीज़ को k टाइम्स चलाए मतलब देखो हमने क्या किया था ना, बस 2 ही बार पुट किया था, एक बार n की जगह पे n-1 और दूसरी बार n की जगह पे n-2। हम लोग और भी चला सकते हैं, टी ऑफ n-3 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फिर टी ऑफ n-4 का भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से पुट करते जाएंगे। लेकिन कब तक करते जाएंगे? तो हम लोग ना 2 बार निकाल के पैटर्न समझ गए कि अगर हम लोग k टाइम्स के लिए करें तो ये क्या आएगा। देखो 2 टाइम्स के लिए 3 का स्क्वायर टी ऑफ n-2 आया, यहाँ पे 3 का क्यूब टी ऑफ n-3 आया, तो k टाइम्स के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर k टी ऑफ n-k। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये 3 क्यों लिखा है, देखो हर बार ही 3 है, 3 3 3 3 तो 3 ही आएगा। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे k है, यहाँ पे भी k है। तो इस तरीके से हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये k टाइम्स तक हम लोग को चलाने के बाद बेस कंडीशन देखना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो t वाला चीज़ है ना ये हट जाए। जैसे ही हटेगा हम लोग अपना जो है कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे। इसको हटाने के लिए बेस कंडीशन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बेस कंडीशन बोल रहा है कि टी ऑफ n इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। बेस कंडीशन बोल रहा है कि टी ऑफ n इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। टी ऑफ n इक्वल टू 1 होगा अदरवाइज में। अदरवाइज का मतलब क्या है कि n ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए। देखो नंबर लाइन हमें पता है, स्मॉल सा यहाँ पे बना देती हूँ, ये होता है 1, ये 0 और ये -1, ठीक है। तो n ग्रेटर देन 0 के लिए, तो n ग्रेटर देन 0 मतलब ये, तो जब हमारे पास ये वाले वैल्यू रहेंगे इस वाले यानी कि 0 से ज़्यादा के लिए, तब हमारा ये आएगा टी ऑफ n की वैल्यू। लेकिन जब इक्वल टू 0 हो जाएगा, n इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वो कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो n इक्वल टू 0 पे क्या है, अदरवाइज आ जाएगा। जैसे ही वो 0 पे गया ये होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं टी ऑफ n इक्वल टू 1 होगा। कब होगा हमारा 1? जब हमारा n इक्वल टू 0 होगा। कह सकते हैं ना, ये अदरवाइज मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 है, उसको 0 पे लाए तो हमारा अदरवाइज कंडीशन। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, टी ऑफ n इक्वल टू 1 जब n ग्रेटर देन 0 रहे। तो अब इस n इक्वल टू 0 रहे, तब इस n की जगह पे 0 लिख करके पुट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी ऑफ 0 इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये हमारा बेस कंडीशन। तो टी ऑफ 0 इक्वल टू 1 हमें पता है, ये n की जगह पे 0 पुट किया क्योंकि n हमारा 0 है, तो t 0 इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि t के अंदर जो चीज़ है अगर वो 0, t के अंदर जो भी चीज़ है अगर वो 0 रहेगा तो हम लोग उसका बेस कंडीशन में पूरा t की वैल्यू को हम लोग 1 कर देंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि t के अंदर हमारा n-k है, अगर ये हमारा 0 हो गया तो आ जाएगा t ऑफ 0 और इक्वल टू हम लोग 1 कह देंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं कि सम k पर हमारा जो बेस कंडीशन आएगा, ऑब्वियसली कभी ना कभी बेस कंडीशन तो आता ही है, तो n-k को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 0, ठीक है। तो एज्यूम n-k इक्वल टू 0, ये वो वाला कंडीशन है जब हमारा बेस केस आ जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू 0, तो हम लोग कह सकते हैं k इक्वल्स टू n, k इक्वल टू n का है। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, ठीक है। देन कुछ भी लिख दो, देन नाउ कुछ भी, ठीक है। सो क्या हो जाएगा हमारे टी ऑफ n इक्वल टू क्या था हमारे पास, मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ, 3 टू द पावर k टी ऑफ n-k, ये था हमारा, ये हमारा अभी था, सेम चीज़ लिखा है, ठीक है ना। तो ये था, अब k की जगह पे n पुट करेंगे तो क्या होगा 3 टू द पावर n, और ये क्या है t ऑफ n-k है हमारा, क्या है n-k हमारा 0 है, तो t ऑफ 0, और t ऑफ 0 हमें पता है क्या है 1 है, t ऑफ 0 हमें पता है 1 है, तो t 0 की जगह पे 1। तो हमारे पास t ऑफ n की वैल्यू यहाँ पर से निकल करके आ गई। ये क्या है 3 टू द पावर n, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर टी ऑफ एन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ चलो कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ 3 टू दी पावर n। बिग ओ ही क्यों लिए, हमारे पास और भी 2-3 नोटेशंस होते हैं ना, बिग ओमेगा होते हैं, थीटा नोटेशन होते हैं, लेकिन बिग ओ इसलिए लेते हैं ना, ये 3 टू दी पावर n, बिग ओ ऑफ 3 टू दी पावर n। बिग ओ इसलिए क्योंकि जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर मास्टर थ्योरम या फिर अपना ट्री मेथड यूज़ करके अगर किसी भी रिकरेंस रिलेशन का अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे होते हैं ना, तो वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है ना वो वर्स्ट केस पे आता है, मतलब उससे ज़्यादा ये हमारा वर्स्ट केस है, अपर बाउंड, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा एक्यूरेट है, क्योंकि हम लोग वर्स्ट केस ही निकालना होता है, तो ये हमारा जो है, इसलिए वर्स्ट केस में हम लोग बी को लिख करके लिखते हैं 3 टू द पावर n। तो ये आया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके के और भी हम लोग रिकरेंस रिलेशन को देखेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे और बाकी के मेथड से भी सॉल्व करेंगे। सो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।